नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नमिता अनुराग। कहानियाँ सुनाती हूँ। ज़िंदगी के आसपास बिखरी कहीं अनकहीं बातों को मैं अपनी नन्ही नन्ही कहानियों में पिरोती हूँ और फिर आपको सुनाती हूँ अपनी ही आवाज़ में। आज भी एक ऐसी ही कहीं अनकहीं कहानी लेकर आई हूँ। शीर्षक है मोह के धागे। आइए सुनते हैं। बड़ी बहू, आओ बेटा। माँ जी की आवाज़ आ रही थी मुझ तक, पर मैं अपने कमरे में ही बैठी रही थी। कुछ जवाब भी नहीं दे पा रही थी। थोड़ी देर बाद ही शची और मम्मी जी की धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। अरे अरे रुकिए मम्मी जी, इस प्लेट में चाय थोड़ी सी छलक गई है, मैं साफ करके लाती हूँ, शची कह रही थी। नाश्ते की ट्रे और कप प्लेट रखने की आवाज़ों से पता चल रहा था कि ड्राइंग रूम में ले जाने से पहले रसोई से सब सामान लाकर लॉबी में डाइनिंग टेबल पर रखा जा रहा है। इसके बाद ड्राइंग रूम से कई सारे लोगों के बातें करने की आवाज़ें, ज़ोरदार कह कहे, चम्मच प्लेटों की खनखनाहट भी मुझे सुनाई दे रही थी। मन तो मेरा भी कर रहा था कि मैं भी वहाँ जाऊँ, सबके साथ बैठूँ, बातें करूँ, लड़के को देखूँ, आंखों ही आंखों में वृंदा को छेड़ूं। पर मैं सबको जता चुकी थी कि मेरे सिर में तेज दर्द है। मैं लेटी ही रही। एक अजीब सा संकोच मुझे घेरे था। अपने ही घर में कुछ अजनबीपन सा महसूस हो रहा था। ये अनुभूति कुछ कुछ वैसी ही थी जैसे छुट्टी मारने के बाद स्कूल जाने पर होती थी। ऐसा लगता था कि इस बीच पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया गया होगा और मैं पीछे रह गई हूँ, और अब कोर्स कवर करने में जाने कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ देर बाद विप्लव ने कमरे में आकर कहा, क्या हुआ, बाहर क्यों नहीं आ रही हो, पूछ रहे हैं वो लोग तुम्हें। मैंने मुंह फेर कर कहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, नहीं आ पाऊंगी। बिना एक शब्द बोले विप्लव वापस चले गए थे। थोड़ी देर बाद लॉबी की तरफ से एक अपरिचित महिला स्वर आया। शायद वो वॉशरूम गई थी। और तुम्हारी जेठानी कहाँ है बेटा, वो यहाँ नहीं रहती क्या? जवाब में शची की आवाज़ आई। अरे नहीं नहीं, भाभी यहीं रहती हैं। आज ज़रा उनकी तबीयत खराब लग रही थी, सुबह से ही सिर में तेज दर्द हो रहा है, तो मम्मी जी ने दवाई खिलाकर उनको आराम करने को कहा है। मेहमान महिला ने कहा, काफ़ी ध्यान रखती है तुम्हारी सास अपनी बहुओं का। जवाब में शची शायद मुस्कुरा दी होगी, जैसा मैं उसे जानती हूँ। इसके बाद सन्नाटा छा गया था। शायद वो लोग वापस ड्राइंग रूम में चले गए थे। लेटी तो मैं अपने कमरे में थी, पर मन में बराबर एक बेचैनी सी बनी थी। दिमाग अजीब ऊहा-पोह में फंसा हुआ था। मॉम कुछ समझना ही नहीं चाहती हैं। किसी न किसी तरह से उनकी यही कोशिश रहती है कि मैं वहीं रहूं। इतने दिन उनके पास रहकर आज सुबह ही यहाँ आई हूँ, वो भी तब जब कल शाम को विप्लव ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि आज लड़के वाले घर आने को कह रहे हैं। आज सुबह पापा मुझे यहाँ छोड़ गए थे। पूरी नाराज़गी दिखाते हुए मैं आई थी कि मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, और कोई नहीं तो वृंदा तो मुझे एक फ़ोन कर ही सकती थी। हालांकि वृंदा और शची दोनों ने ही मुझे सॉरी बोला था कि आंटी की तबीयत की वजह से आप अस्पताल में हैं, पहले ही परेशान होंगी, इसलिए कॉल नहीं किया। लड़के वालों के आने का समय हो रहा था तो उस समय अधिक बात नहीं हुई। दोनों तैयार होने चली गई थीं। मैं सोचती रह गई थी कि मैं अस्पताल कब गई, और मॉम के लिए मैं तय ही नहीं कर पा रही थी कि कब वह तबीयत खराब होने कब वास्तव में उनकी तबीयत खराब होती है और कब वह तबीयत खराब होने वाली बात का मुझे रोकने के लिए इस्तेमाल करती हैं। आज सुबह जब घर आकर मैंने मम्मी जी के पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा था, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तो चाह ही रही थी कि तुम भी आकर लड़के को देख लो, घर वालों को समझ लो। वैसे भाभी जी की तबीयत कैसी है अब? मुझे खुशी हुई थी कि मम्मी जी को मेरा ध्यान था। मैंने पूछा, क्या करना है मम्मी जी? उन्होंने 2 पल सोचा, फिर बोली,
ऐसा करो बेटा, अंदर वाले कैबिनेट से इम्पोर्टेड वाले फ्रूट फोक्स जो राजन मामा लाए थे ना, वो ले आओ और अच्छे वाले नैपकिन्स भी निकाल लाना। मैं चक्कर लगाकर लौट आई क्योंकि अंदर वाला कैबिनेट अपनी जगह से नदारद था। बाद में मेरा कंफ्यूज्ड चेहरा देख मम्मी जी ने ये सब सामान शची से मंगवा लिया था। मैंने देखा हर कोई व्यस्त था, मम्मी जी, विप्लव, वैशाख भैया, यहाँ तक कि सबसे छोटा और कामचोर विपुल भी आज वृंदा से झगड़ा छोड़ उसे टिप्स दे रहा था कि दीदी तुम इतना कॉन्शियस क्यों हो रही हो, हम लोग क्या कम है उन लोगों से, अगर वो लड़के वाले हैं तो हम भी तो लड़की वाले हैं, तुम बिल्कुल नॉर्मल होकर सबसे बात करना बस। घर की साफ सफाई, सजावट, परोसे जाने वाले स्नैक्स, अच्छी वाली क्रॉकरी, सारी तैयारियां हो चुकी थीं। पापा जी तैयार होकर ड्राइंग रूम में बैठ चुके थे और मेहमानों की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब आखिरी समय पर पहुंचकर मैं किसी भी काम में उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रही थी जितना एक बड़ी बहू को होना चाहिए था। हर चीज़ के बारे में शची को ही पता था क्योंकि सारा इंतज़ाम मम्मी जी के साथ उसी ने किया था। जब विप्लव ने भी ढेर सारे स्नैक्स के पैकेट्स लाकर शची को पकड़ाते हुए कहा, शची लो, जो सामान तुमने मंगवाया था सब ले आया हूँ, देख लो कुछ छूट तो नहीं गया है। और एक साथ कई कामों में उलझी शची ने कहा कि जी भैया, बस आप फ्रीजर में रखने वाला सामान रख दीजिए, बाकी मैं बस अभी 2 मिनट में देख लेती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं ही सबसे खाली हूँ। इस समय जबरदस्ती पूछ कर बीच में घुसना भी सही नहीं लगा था मुझे, उससे तो और कंफ्यूजन ही होता। मेरा मूड फिर खराब होने लगा था। मैं अपने कमरे में चली आई और लेट गई। उधर सारा घर मेहमानों की आवभगत में व्यस्त था और मैं अपने कमरे में लेटी थी। दिमाग में शादी के बाद के वर्षों का लेखा जोखा चल रहा था। लगभग 7.5 वर्ष होने को आए थे मेरी शादी को। अब तो मेरी बेटी वान्या का भी 5वां वर्ष शुरू होने वाला था। पर इतने वर्षों में भी बहुत लग कर मैं यहाँ अपनी ससुराल में कभी नहीं रही थी। हर महीने 2 महीने पर मैं मायके पहुँच जाती, 2-4 दिन को जाती और 10-12 दिन लगाकर ही वापस आती। मॉम का एक फ़ोन सब बराबर कर देता या कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता कि मैं एक पग आगे बढ़कर फिर 2 पग पीछे पहुंच जाती। मॉम का और मेरा मोह कम होने को ही नहीं आ रहा था। तभी मोबाइल घर आया, देखा मम्मा का ही था। पूछ रही थी चले गए वे लोग। मैंने बताया अभी नहीं, क्या हुआ? वे रुआंसे स्वर में बात कर रही थी। अंजू, उनके जाने के बाद तू घर आ जा, सिर में बहुत तेज दर्द है। मैं झींक उठी थी। मम्मा, अभी सुबह ही तो यहाँ आई हूँ, कैसे आ जाऊं? आपने दवाई ली? वो बोली, ये नॉर्मल वाला सिर दर्द नहीं है, कुछ और ही लग रहा है, शायद अस्पताल जाना पड़े। मैंने कहा, पापा को फोन किया? मॉम बोली, अरे वो क्या करेंगे। मुझे गुस्सा आ गया, न चाहते हुए भी मुझे गुस्सा आ गया। तो मैं भी क्या करूंगी मम्मा? पहली बार मॉम से मैंने इस तरह से बात की थी। फोन काटकर आंखें बंद करते ही विचारों की आवाजाही फिर उसी डगर पर रवाना हो चुकी थी। मैं इस परिवार की पसंद बनकर इस घर में आई थी, बल्कि आई क्या थी, नाजों से लाई गई थी। मेरी जात पात, परिवार की पद प्रतिष्ठा, रंग रूप, योग्यता आदि सब देखभाल करी मुझे पसंद किया गया था, जबकि शची की जात बिरादरी दूसरी थी। शक्ल सूरत में भी वह मुझसे 19 ही थी। वैशाख भैया ने जब घर में पहली बार उसके बारे में बताया था, तब घर वालों की ओर से जो प्रतिक्रिया आई थी वह बहुत सकारात्मक नहीं कही जा सकती थी। कह सकते हैं कि वैशाख भैया को भागीरथी प्रयास करने पड़े थे घर वालों को शची के लिए मनाने में। हार कर बेमन से ही मम्मी जी पापा जी ने इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दी थी और शची इस घर में बहू बनकर आ गई थी। उस वक्त मैं अपने पद प्रतिष्ठा के सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से भर उठी थी।
कि घर में तो सब मुझे ही पसंद करते हैं। बाद में शची को सबने खुले दिल से अपना लिया था, मैंने भी। वह थी ही ऐसी, पता नहीं कब और कैसे हम सबके दिलों पर शची का राज हो गया था। पर मम्मी जी के दिल का दर्द कभी कभी उनके किसी न किसी वाक्य से झलक ही उठता था। ऐसे में हर्ष की एक अनचीनी हिलोर मेरे दिल में उठ ही जाया करती थी और मैं संतुष्ट हो जाती थी कि मेरी सुपीरियॉरिटी अभी भी अपनी जगह पर कायम है। हालांकि मेरी यह सोच सिर्फ मेरी अपनी नज़रों तक ही सीमित थी। मेरे ससुराल वाले बहुत सुलझे हुए और समझदार थे। उनकी ओर से बहुओं में किसी भी तरह की कोई तुलना या बराबरी कभी नहीं हुई थी। पर मेरे दिल का अंतरिम कोना तक भी शची की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था कि कैसे वह अप्रिय या जटिल परिस्थितियों को भी इतनी सहजता से और हंसते मुस्कुराते हुए संभाल लेती थी। एक और शची थी, सिर्फ 2.5 वर्ष पुरानी, जो इतने कम समय में ही इस घर की रग रग में बस चुकी थी। तो दूसरी ओर मैं खुद थी, शची से कई वर्ष पुरानी, पर ऐसा व्यवहार था मेरा सबके साथ जैसे मैं यहाँ पर रहकर सब पर कोई एहसान कर रही हूँ। अपने सारे अधिकार याद थे मुझे, कर्तव्यों को दूर से ही अनदेखा कर देती थी मैं। और शची, उसने तो जैसे अपने सारे अधिकारों को ताक पर रखकर और कर्तव्यों का मुकुट शीश पर सहेज कर ही गृह प्रवेश किया था। संयुक्त परिवार में कई लोगों के साथ रहते हुए छोटी छोटी बातें हो जाना लाजिमी है। दोनों पक्षों की ओर से धैर्य और युक्ति के साथ साथ समय लगाने की भी आवश्यकता होती है, जो शची ने भरपूर निभाया था। अपनी कर्तव्य निष्ठा और सहजता से वह जल्दी ही इस घर की जरूरत बन चुकी थी। मायके वह भी जाती थी, पर नियत समय पर वापस भी आ जाती थी। दूसरी ओर मैं किसी भी बात पर परेशान होते ही उसके बारे में विप्लव से या किसी से भी बात करने के बजाय मॉम के पास भाग जाती थी। यहाँ 3-4 दिन रहकर फिर मैं यहाँ मॉम की अनवरत ज़रूरतों और समस्याओं में उलझ जाती थी। इसमें मॉम का भी हाथ रहा। वह मुझसे जुड़े अपने मोह के धागों को ज़रूरत भर की भी ढील नहीं दे पाई थी और अनजाने में ही मुझे किसी न किसी बहाने से अपने पास रोकने के प्रयासों में लगी रही थी। ऐसा नहीं है कि वह कभी मुझे ससुराल वालों के खिलाफ भड़काती थी, बस उनकी अपनी रोज़मर्रा की छोटी छोटी ज़रूरतें जो मेरे बिना भी आराम से पूरी हो सकती थी, वही मेरे वापस न जा पाने का सबब बन जाती थी। अब लग रहा है कि शायद इसी सब के चलते मैं कभी यहाँ दिल से रमने की, इस घर के लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतों में शामिल होकर यहाँ का अभिन्न हिस्सा बन ही नहीं पाई थी, क्योंकि ऐसे न जाने कितने मौके आए थे जब मेरी ज़रूरत यहाँ थी पर मैं खुद यहाँ नहीं थी, मायके में थी। ऐसा भी अक्सर हुआ कि विप्लव का ऑफिस से फ़ोन आता कि शाम को मुझे पिक करते हुए घर जाएंगे, पर शाम तक जब तक वो यहाँ आते यहाँ का सीन बदल चुका होता। विप्लव तब थोड़ी देर वान्या से खेलकर वापस चले जाते। पहली बार जब वो मुझे वापस ले जाने के लिए मायके आए थे, तब थोड़ी अनिच्छा से ही मैंने अपना सामान समेटना शुरू किया था। मेरा उतरा चेहरा देख मॉम ने अंदर आकर पूछा था, क्या हुआ अंजू, मन नहीं है क्या जाने का? मैंने आंखें झुकाकर धीरे से न में सिर हिला दिया था। माँ ने तब मुस्कुराकर कहा था, कोई बात नहीं, चलो मैं बात कर लेती हूँ। ड्राइंग रूम में विप्लव पापा से बातें करते हुए मेरा इंतजार कर रहे थे। हम दोनों बाहर आए तो प्रश्नवाचक नजरों से मुझे देखते हुए बोले, सामान कहाँ है तुम्हारा? मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही मॉम बोली, बेटा अभी हम दोनों का ही मन नहीं भरा, नई नई बात है ना, सोच रही थी अभी कुछ दिन इसे और यहाँ रहने देते। विप्लव ने सिर नीचे झुकाकर कुछ पल सोचा, फिर बोले, ठीक है मॉम, जैसा आप कहें। मॉम बोली, कहो तो मैं भाभी जी से बात कर लूं। विप्लव ने बड़ी ही शालीनता से उत्तर दिया, नहीं मम्मी से मैं बता दूंगा, वो कुछ नहीं कहेंगी। फिर मेरी ओर देखते हुए बोले, तो कब आऊं लेने? जवाब मॉम की ओर से आया था, बस 2-4 दिन में ही मैं कॉल करती हूँ।
पर इन 2-4 दिन की मोहलत को मॉम ने कुछ न कुछ छोटे मोटे कारणों से 15 दिन में बदल दिया था। मज़ा तो मुझे भी आता था यहाँ आराम की ज़िंदगी जीते जीते। वहाँ बहुत सारे लोग हैं, कोई प्राइवेसी नहीं, कभी कोई देवर तो कभी कोई नंद, कभी मम्मी जी कुछ न कुछ बात करने कमरे में आ जाते हैं। चाय तो आप अकेले पी ही नहीं सकते, 2-4 लोग तो साथ लग ही जाते हैं। मायके के 4 लोगों के परिवार के सामने ससुराल का 7 लोगों का परिवार मुझे भीड़ लगता। और अब तो अमोघ मेरा छोटा भाई भी यूएस चला गया है, तो यहाँ तो हम केवल 3 ही लोग रह गए थे। यहाँ मॉम सब संभाल लेती थी, देर तक सोते रहना, सारे दिन बिस्तर पर पड़े पड़े टीवी देखना, किताब पढ़ना, सब कुछ खूब रास आ रहा था मुझे। पापा ज़रूर मुझसे घर का हालचाल पूछते रहते थे, हल्के से मेरे वापस जाने की बात भी पूछते थे। शायद साफ साफ मुझे चले जाने के लिए कहने में संकोच करते थे। दूसरे मॉम का डर भी था ही उनको। उस दिन भी यही हुआ था। पापा के ऑफिस से आने के बाद हम तीनों शाम की चाय पी रहे थे। पापा मुझसे घर का हालचाल पूछ रहे थे। जैसे ही पापा ने धीरे से कहा, और क्या प्रोग्राम है तुम्हारा अपने घर जाने का, तुरंत माँ का उत्तेजित स्वर आया था, अपने घर? क्या यह घर नहीं है उसका अपना? माँ के इस तेज तर्रार रूप के आगे पापा हमेशा ही झुक जाते थे। बेचारे सावधान होकर सफाई देने लगे। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रहा था। बस बस रहने दीजिए, खूब समझती हूँ मैं आपका मतलब। कुछ दिन को लड़की आई है तो ये नहीं कि शांति से उसे रहने दें। मॉम का मुंह फूल जाता और बातों का रुख किसी दूसरी ही तरफ मुड़ जाता। जबकि देखा जाए तो ससुराल में मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, किसी भी चीज़ की कोई मनाही नहीं थी। न कभी मायके जाने के नाम पर कोई रोक टोक रही थी, न इस बात को लेकर कभी किसी ने ताने कसे थे, न टोका टाकी की थी। विचारों का तांता टूटा क्योंकि लॉबी से आ रही आवाज़ों से पता चल रहा था कि मेहमान वापस जा चुके हैं। मुझे मम्मी जी की आवाज़ फिर सुनाई दी, वृंदा जाओ सारा नाश्ता प्लेट में लगाकर बड़ी भाभी को कमरे में देकर आओ और उन्हें पूरी बात बताओ। लड़के वालों की ओर से हाँ हो चुकी थी। घर में खुशी का माहौल था, पर मेरे दिमाग में अभी भी तलखी भरी थी। रात को मैंने इनसे पूछा कि मैं अस्पताल कब गई मॉम को लेकर, जो आपने सबसे मुझे फ़ोन ना करने के लिए कह दिया। जवाब में जब इन्होंने मुझे बताया कि मॉम ने खुद इनसे कहा था कि मुझे लेने अभी ना आए क्योंकि हो सकता है मुझे उनको लेकर अस्पताल जाना पड़े, इसलिए यही सोचा कि तुम अभी अस्पताल में वैसे ही परेशान होगी, अगर यहाँ बात आगे बढ़ती है तब बुला लेंगे। जरा देर बाद ही यह तो गहरी नींद में डूब गए थे, पर आज इतने वर्षों पश्चात मेरा मन जाने क्यों अपने व्यवहार की क्रिटिकल एनालिसिस करने पर तुला हुआ था। मैं विगत के रजिस्टर में दर्ज अपनी गलतियों का लेखा जोखा देखना चाह रही थी। अब मैं अपनी हर कमी बेशी को सुधारना चाहती थी। बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी निभाना चाहती थी कि मेरे घर वाले मेरे ऊपर भी निर्भर करें, परेशान हो मेरे बिना, जैसे शची के बिना होते हैं। अपने ही विचारों के भंवर में उलझी थी मैं, क्योंकि मार्गदर्शन लेती भी तो किससे। मॉम तो खुद ही मुझसे अपने मोह को कम नहीं कर पा रही थी। छोटे से छोटा कारण भी उन्हें मुझे घर में रोकने के लिए ज़रूरी लगता, और मैं भी मायके के मोह में यहाँ की कितनी ही ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर वहाँ दौड़ी चली जाती थी कि यहाँ तो मम्मी जी और शची देख ही लेंगी। जब वान्या होने वाली थी तब भी वह मेरी तबीयत के नाम पर मुझे वहाँ ले गई थी, और वान्या के होने के बाद भी बीच बीच में मैं 2-2, 3-3 दिन यहाँ रहकर मम्मी के पास वापस चली जाती थी। मेरे दिल से इस समय बार बार एक ही आवाज़ आ रही थी कि तारीफ है मेरे ससुराल वालों की, ये लोग इतने सभ्य और शालीन हैं कि मेरे सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा में कभी कहीं कोई कमी नहीं आई। पिछली बार ऐसा पहली बार हुआ था कि विप्लव ऑफिस से अचानक बिना फ़ोन किए ही मुझे और वान्या को ले जाने के लिए आ गए थे। मॉम को अंदेशा नहीं था कि वह कभी इस तरह से पहले से बताए बिना भी आ सकते हैं। मैं और वान्या अपना सूटकेस और बैग लेकर ड्राइंग रूम में आ चुके थे, पर
उस बार का मेरे घर वापस न जा पाने का कारण बना था वहाँ खाना बनाने वाली शीना का अगले दिन से ही 4 दिन की छुट्टी पर जाना। विप्लव और पापा के अनुरोध को माँ ने अपनी ढीली तबीयत का हवाला देते हुए टाल दिया था। इसके बाद ये अचानक उठे। ड्राइंग रूम में ही मेरा सूटकेस उठाकर टेबल पर रखकर उसे खोला। उसमें से वान्या के कपड़े और सामान निकाला। फिर बैग खोलकर उसमें से भी वान्या का सामान निकाला। फिर वान्या का सारा सामान बैग में भरकर, बैग उठाकर और वान्या को गोद में लेकर मॉम और पापा को नमस्ते कर बाहर चल दिए। बस पीछे मुड़कर इतना भर बताया कि बच्चे का स्कूल से इतना नागा करवाना ठीक नहीं है। कल भी फ़ोन आया था। वान्या पापा की गोद में चढ़ी पीछे मुड़ मुड़कर बाय नानू, बाय नानी, बाय मम्मा कर मस्ती में चली जा रही थी। हम तीनों हैरानी से देखते रह गए थे। मॉम ने अस्फुट स्वर में कुछ कहकर रोकने की कोशिश भी की, पर आज विप्लव की मुख मुद्रा देख शायद वह और पापा कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। मैं भी इनके पीछे पीछे बाहर आ गई थी। दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग यहीं तक। जल्दी ही मिलेंगे इस कहानी मोह के धागे का दूसरा और अंतिम भाग लेकर। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।